हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू मैथ्स। सो जैसे हमने कल स्टार्ट किया था हमारा 12th का सिलेबस, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो वो 12th का आपका थर्ड चैप्टर है। मैं आई करेक्ट? ओके, वो हमारा 12th का थर्ड चैप्टर है। पर हमें पता है कि हमने 11th में ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट पढ़ा है एंड ट्रिगोनोमेट्री सेकंड पढ़ा है। इसलिए मैंने आपको 12th का जल्दी से समझ में आए कौन सा चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसलिए मैंने पहले आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है। ओके, तो कल मैंने आपको उसका कुछ बेसिक बताया था, मैं करेक्ट? तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। आपको वीडियो देखने के बाद उसके नीचे कमेंट भी करना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं करके। ओके, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं करके। ओके, चलिए। सो कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कल मैंने जब आपको हेडिंग बताई थी कौन सी, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन की, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है आपको पता है ना। आपको पता है इक्वेशन यानी क्या होता है। इक्वेशन को दो साइड्स होती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, मैं करेक्ट? और दोनों साइड को ब्रेकअप करने के लिए दोनों के बीच में क्या होता है, इक्वल टू सिंबल होता है, बराबर। तो किसी भी इक्वेशन में आपको दो साइड मिलेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। उनके बीच में आपको एक इक्वल टू सिंबल मिलता है, जिसे आप एक्सप्रेशन के हिसाब से इक्वेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? इक्वेशन। पर हमें जब क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। हमें क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने इक्वेशन बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो वेरी सिंपल, जिस तरह से इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है और दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल होता है ना, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन भी लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है, और दोनों के बीच में क्या होता है, इक्वल टू सिंबल होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या फैक्ट होगा कि इस इक्वेशन में आपको क्या होना चाहिए, एक कोई तो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। अगर किसी इक्वेशन में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखता है, फिर चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, या कोसेक या फिर सेक हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलोगे। जस्ट लाइक व्हाट, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो नाउ क्या ये इक्वेशन होगा क्या? हाँ, ये पहले तो इक्वेशन है, क्योंकि इसके पास तो लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। ओके, और उसके बाद दोनों के बीच में इक्वल टू सिंबल भी है। पर हमें क्या पता होना चाहिए कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, कि जब उस इक्वेशन में एक कोई तो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, बराबर। जब यहाँ पे साइन थीटा इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट्स व्हाई वी से दैट गिवन इक्वेशन इट मींस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था। देन आपको पता है किसी भी इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है ना। अगर मैं यहाँ आपको लिख के दे दूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी इक्वेशन है 2x + 5u इक्वल्स टू 9, तो आप क्या करोगे, इसमें x की वैल्यू निकालोगे, जो हमें क्या मिली थी। 5 को यहाँ भेज दो, क्या होगा 4, और 2 को उसके नीचे भेज दो, क्या होगा, दैट्स 2। ओके, तो आपको यहाँ पे x मिलेगा 2, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग द इक्वेशन के फॉर्म में, जहाँ पे आपका वेरिएबल क्या होगा, आपका वेरिएबल यहाँ पे x होगा। पर जब हमें क्या सॉल्व करना है, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना, तो वहां पे आपका वेरिएबल क्या होगा, एंगल होगा, जो हमने कल सॉल्व किया था, बराबर। इट मीन्स कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर कोई भी साइन थीटा -1/2 इक्वल्स टू अगर 0 होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका साइन थीटा रहेगा एज इट इज। -1/2 को अगर आप राइट साइड में ट्रांसफर करते हो, तो ऑब्वियसली किस में जाएगा, आपके प्लस में जाएगा ना, +1/2 में। ओके, तो आपको पता है कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब आपका साइन का एंगल कितना होगा, π/6 होगा। तो आपका आंसर कितना आता है, थीटा इक्वल्स टू π/6 आता है, बराबर। तो इस तरह से हमने कल पढ़ा था कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। पर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास दो टाइप्स थे। पहला था आपके पास टाइप कौन सा, जो आपको मैंने कल पढ़ाया था, फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पीएस मतलब क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और सेकंड कौन सा, जनरल सॉल्यूशन, जीएस मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। तो कल हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पढ़ा था, क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोलते हो, कि किसी भी सॉल्यूशन में, है ना, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन निकलता है आपके दिए गए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर वो लाई करता है ना। आपको मैंने कल बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कि जो भी आप सॉल्यूशन निकालते हो किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर वो लाई करता है 0 से लेके 2π के बीच में, है ना। अगर हम कोई भी एक एंगल ले ले थीटा, अगर उसकी वैल्यू लाई करती है 0 और 2π के बीच में, एक तो 0 भी हो सकती है, 2π भी हो सकती है, या दोनों के बीच में आ सकती है ना। पर वो 0 से छोटी नहीं होगी या 2π से बड़ी भी नहीं होगी। समझ में आ रहा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आने वाला सॉल्यूशन 0 से लेके 2π के बीच में आता है, या फिर 0 या 2π हो सकता है, पर उस 2π से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं।
क्लियर। तो हमने ये कल पढ़ा था, कल मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द अलाइड एंगल्स बराबर, एंड सेकंड इज द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बराबर। और यहाँ पे आपको डिग्री में वैल्यू नहीं लेना है ना, यहाँ पे आपको डिग्री में वैल्यूज नहीं लेना, आपको किस में लेना है, रेडियन में। अब रेडियन मतलब क्या होता है, आपको मैंने कल बताया था ना, पाई मतलब कितना होता है 180 है ना। तो 180 तो हो गया डिग्री में, क्योंकि 180 के पावर में क्या है, एक सिंपल सा जीरो आपको दिख रहा है ना। तो पावर में जीरो मतलब क्या होगा, वो डिग्री होगा। और जब भी आपके किसी एंगल के पावर में आपको स्मॉल सी दिखता है तो स्मॉल सी मतलब क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। इट मीन्स ये पाई क्या होगा, आपका रेडियन वाला एंगल होगा। तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में 12 के आपको मैक्सिमम क्या यूज करना है, आपको पाई वाला फॉर्मेट, पाई बाय 2 वाला फॉर्मेट, पाई बाय 3 वाला फॉर्मेट, पाई बाय 4 वाला, या फिर 2 पाई हो सकता है ना। पर आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पाई बाय 2 मतलब कितना होता है, 90 होता है। पाई मतलब कितना होता है, 180 होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कल समझाया था, कल आपको पढ़ाया था, और उसी के साथ मैंने आपको कल नोट्स भी सेंड की थी, है ना। जो जो आप पढ़ते हो, जो जो मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड करता हूँ, उसमें आपको जो जो पढ़ना है, जो भी आपने देखा है, उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल नोट भी सेंड कर रहा हूँ, है ना। आपको मैं PDF फॉर्मेट में नोट्स भी सेंड करता हूँ। तो आपको वो नोट्स देखनी है और अच्छे से लिखना भी है ना, ताकि आपको एग्जाम के टाइम के वक्त आपको नोट्स इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कल का बेसिक। तो बढ़ते हैं हमारे आज की पोर्शन की ओर। तो हमने कल कंप्लीट किया था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सेकंड क्या है अभी हमारा, GS मतलब जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो आपको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मेन इंपैक्ट क्या है, कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 या 2 पाई हो सकता है, पर ना ही 0 से छोटा होगा, ना ही 2 पाई से बड़ा होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन की ओर। चलिए, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे। ओके, एक मिनट। सो सी ऑन हियर, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। अगर आपको स्क्रीन में देखने के लिए प्रॉब्लम होती है, सो मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। तो देखिएगा डेफिनेशन क्या होती है जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन सेज यू, वो आपको क्या बोलता है कि अगर मैं जनरल सॉल्यूशन हूं तो मेरा सॉल्यूशन क्या होता है, विच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन। मतलब जैसे हमने किस में देखा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, कि जो भी आपका सॉल्यूशन आता है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आता है। ओके, या फिर वो 0 हो सकता है या फिर 2 पाई हो सकता है। पर जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो उसके पीरियड के हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, है ना। अब पीरियोडिसिटी आपको मैंने पढ़ाया था किसमें, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट और सेकंड में 11th में, ठीक है। वो कैसे चेंज होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी एग्जांपल लूंगा तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आएगा, या फिर 0 होगा या फिर 2 पाई होगा, ना ही 0 से छोटा होगा ना ही 2 पाई से बड़ा होगा। तो क्या जनरल सॉल्यूशन में भी वैसा ही होता है ना, जैसे PS में मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होता है, क्या वैसे ही जनरल सॉल्यूशन में होता है क्या? यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या लिखी है कि द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन विच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियड के हिसाब से वो चेंज होता है। चेंज होना मतलब क्या होना, तो फिर से आगे बढ़ेगा, है ना। हमने देखा था एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कि अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे फिर से 90 ऐड करो तो कितना आएगा, यहाँ पे 180 आएगा, देन 180 प्लस 90 इज 270, अगेन फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन वी गेट 360। तो ये हमारा क्या है, पीरियड से मतलब 90, 180, 270 एंड 360। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा एंगल बढ़ रहा है। तो एंगल बढ़ना मतलब क्या होना, वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में भी आ सकता है या फिर 2 पाई के ऊपर भी हो सकता है। समझ में आ रहा। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपका 0 से लेके, है ना, 0 से लेके 2 पाई के बीच में आ सकता है, या फिर मोर देन 2 पाई भी हो सकता है, मोर देन 2 पाई या फिर लेस देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है। पर एग्जैक्टली वो लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर लेस देन 0 मतलब वो क्या होगा, माइनस में जाएगा, तो ये मैक्सिमम टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूशन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आता है, या फिर 0 या 2 पाई हो सकता है। पर आपका जनरल सॉल्यूशन में
एक तो आपका सॉल्यूशन 0 से लेके 2 पाई के बीच में आएगा या 2 पाई के ऊपर भी आ सकता है, इट मीन्स मोर देन 2 पाई भी हो सकता है। समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बोलना था। चलिए अब एग्जाम्पल ले लो, कोई तो भी एग्जाम्पल उठा लो, आपके टेक्स्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल से, पर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या करना है। ओके, सो एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल आपके लिए क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। आपको कोई भी क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई साहब मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, मुझे तोड़फोड़ करके एक बार और जोड़ दो, मतलब मेरा सॉल्यूशन आपको निकालना है तो आप जो भी कर सकते हो वो करो, पर मेरा सॉल्यूशन निकाल लो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, है ना। अब आप बोलोगे कि सर आपने यही एग्जाम्पल कल भी लिया था, किसके लिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था पर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए था ना। हमें आज ये किसके लिए पढ़ना है? हमें आज ये पढ़ना है फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने कल किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 कब कब होता है? जब cos क्या होगा आपका? कितना होगा? जब आपका cos π/3 होगा। कितना होगा? π/3 मतलब 60 होता है ना, पर यहाँ पे आपको 60 नहीं लिखना, आपको यहाँ पे रेडियन लिखना है, मतलब π/3 लिखना है। समझ में आ रहा? बिकॉज π/3 मतलब 60 होता है ना, होता है। ओके, देन और आपको ये भी पता है कि आपको अगर cos π/3 मिला cos 1/2, सॉरी cos π/3 मिला 1/2, तो आप अभी क्या चेक करते हो? यहाँ पे इस साइड में मैं सॉल्व कर रहा कि अभी आप यहाँ पे निकाल लो क्या आपका एक 2D फंक्शन इस तरह से, है ना। यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 90 मतलब π/2 है, यहाँ पे पाई मतलब 180 है, यहाँ पे 3π/2 मतलब 270 है, और यहाँ पे फॉर 1 रोटेशन वी गेट 2 पाई। तो हम क्या चेक करते हैं कि cos अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के और कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारा cos फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। हमें क्या चेक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होता है कि cos के लिए ये 1/2 वैल्यू कब प्रेजेंट, कब पॉसिबल होगी? जब cos π/3 होगा, बराबर। उसके बाद हम चेक करते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन पे कि cos कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट को छोड़ के, अब हम फर्स्ट को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट में तो सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते ही है ना। ओके, वहाँ पे अगर समझो एक आध अगर फंक्शन पॉजिटिव होता तो हम फर्स्ट को भी लेते थे, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। दैट्स वाई फर्स्ट को छोड़ के आपको देखना है कि बचे हुए तीन क्वाड्रेंट्स में से कौन से क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे यूटिलाइज करके हमने चेक किया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिखाई दिया, आपने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे कॉस क्या होता है? भाई साहब पॉजिटिव होता है। तो वहाँ पे अगर कॉस पॉजिटिव है तो आप उसकी कौन सी वैल्यू लेते हो? उस क्वाड्रेंट में, मतलब ये क्वाड्रेंट कहाँ लाई कर रहा? 3π/2 से लेके 2 पाई के बीच में लाई कर रहा ना। तो आपको जो आपका नेक्स्ट वैल्यू आती है ना, मतलब 3 पाई के बाद जो आपकी लास्ट वैल्यू आती है ना, अगर समझो लाई करता पाई, अब पाई और 3π/2 के बीच में, तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या होती? 3π/2 होती। पर ये लाई किसके बीच में कर रहा? 3π/2 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा, तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी आपकी? 2 पाई होगी, बराबर। इट मीन्स हम क्या करेंगे, कल हमने जो किया था इसकी सेकंड क्या होगी? एंड cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ, ये आपका लास्ट वैल्यू मतलब 2 पाई है ना। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लास्ट वैल्यू क्या आती है आपकी? लास्ट एंगल इज 2 पाई, और माइनस हम किससे करते हैं? जो आपका फर्स्ट एंगल निकलता है, कौन सा? यहाँ पे π/3, यहाँ से माइनस कर लो π/3। मैं करेक्ट? अब आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट आप लिख लो, क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट इज cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ π/3, ओके, एंड cos थीटा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 पाई माइनस π/3 है, दोनों का बेस कॉमन है, मतलब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 पाई इंटू 3 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई इज cos ऑफ 5 π/3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने ये कल पढ़ाया था, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट किया था, इसमें कोई भी नई वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और लिखना भी है साथ में। हाँ, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अभी आपका यहाँ तक क्लियर है कि cos थीटा इक्वल्स टू, एक तो cos ऑफ π/3 होगा, एंड या फिर cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 5 π/3 होगा। यहाँ तक सबका क्लियर होगा, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे। अभी हमें पता है कि थीटा का सोल्यूशन क्या आएगा? π/3 आएगा, और यहाँ पे एक क्या आएगा आपका? 5 π/3
3 आएगा। कब आएगा? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना, अगर दोनों साइड में कॉस है मतलब कॉस कॉस आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा? थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। और यहाँ पे भी कॉस कॉस कट गया तो क्या मिलेगा आपको? थीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमने दो सोल्यूशन निकाले, कौन से पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3, पर दोनों किस में लाई करते हैं? जीरो से लेके 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। करते कि नहीं करते? दोनों 0 से लेके 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, इसलिए दोनों क्या बन गए आपके? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गए। क्या बन गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गए। पर हमें क्या पढ़ना है अभी? हमें तो पढ़ना है जनरल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? जनरल सॉल्यूशन। तो इसको फिर जनरल में कैसे करें? तो वो भी सिंपल है। कैसे करेंगे? सिंपली आप लोगों को पता है कि आपके पास जो पहला आपका सॉल्यूशन आया था, कौन सा आया था, है ना? यहाँ पे लिख लो, आपका पहला सॉल्यूशन क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 3 है। क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 3। तो अभी आप लोग क्या करोगे? आपको जब जनरल निकालना है तो आपका जो लास्ट वाला एंगल आया था उसको आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना? मतलब जिस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया, आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए आपने जो फोर्थ क्वाड्रेंट का लास्ट एंगल था उसमें से आपने माइनस किया। समझ में आ रहा? सिंपल सा फॉर्मेट है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए वहां पे आपने माइनस किया था, और आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस एंगल को दिए गए एंगल में ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? कॉस ऑफ पाई बाय 3 है ना, तो वो क्या होगा आपका? इक्वल टू व्हाट? कॉस ऑफ 2 पाई। अब माइनस नहीं होगा, क्या होगा? प्लस होगा। मतलब कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3। समझ में आ रहा? और अब जब हम 2 में पाई बाय 3 ऐड कर रहे हैं, 2 पाई में ऐड करना मतलब आगे जाना, मतलब वैल्यू 2 पाई से क्या होगी? बड़ी होगी। तो ऑब्वियसली आपका क्या बनेगा? जनरल सॉल्यूशन बनेगा। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 3। समझ में आया? सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ तक ये आपके जो दो वैल्यू मिली ना, ये आपकी बनी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और उसके बाद हमें क्या चाहिए था? जनरल सॉल्यूशन। तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या करते हैं? दिए गए एंगल्स में से जो आपका फर्स्ट एंगल है उसे क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं? जो भी आपका दिया गया एंगल है, जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिलता है, उससे हम मिलने वाले एंगल में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ताकि आपको क्या मिले? क्या मिले? जनरल सॉल्यूशन मिले। अब आप चेक कर लो कि 7 पाई बाय 3 0 से लेके 2 पाई के बीच में आता है क्या? नहीं आता। आपका दिया हुआ 7 पाई बाय 3 0 से लेके 2 पाई के बीच में नहीं आता, इसलिए आपका ये क्या बनेगा? जनरल सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? सबको समझ में आया? इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, है ना? तो आपको 3 सॉल्यूशन मिले। कौन से? एक तो है थीटा इक्वल्स टू, एक तो है आपका थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3, सेकंड है 5 पाई बाय 3, है ना? और ये दोनों किसके लिए है? पीएस मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। और अभी आपको थर्ड क्या मिला? 7 पाई बाय 3, और ये किसके लिए है? ये वाला आपका है जनरल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर? इतना सिंपल फॉर्मेट था। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा? कि अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, है ना? क्वेश्चन तो मैंने क्रिएट किया है, आपके दिमाग में आना तो बहुत दूर की बात है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज वी फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन? कि कैसे हम निकाले जनरल सॉल्यूशन जब दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कि कैसे हम किसी भी दिए गए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सॉल्यूशन निकाले जब वो इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, है ना? सिंपल, जस्ट लाइक व्हाट? अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है, अगर आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन मिला तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? या फिर टैन थीटा इक्वल टू 0 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब दिए गए फंक्शन, मतलब दिया गया आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर इक्वल टू 0 है तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपके सामने अभी क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा टेबल है जो आपको मैं लिख के देता हूँ, है ना? टेबल किस तरह से है कि यहाँ पे पहले आप लोग लिख लो, आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपके पास होगा पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ओके, और उसका यहाँ पे है जनरल सॉल्यूशन, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फर्स्ट साइन थीटा इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपका जनरल सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, व्हाट इज इट? दैट्स थीटा इक्वल्स टू n पाई आता है, वेयर यूर n बिलोंग टू व्हाट? z मतलब इंटीजर्स। ओके, आपका n बिलोंग करेगा z मतलब इंटीजर्स में। ओके, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या आपके पास? सेकंड है कॉस के लिए। इट मीन्स जब आपका कॉस थीटा अगर 0 होगा, है ना? अगर कॉस कोई भी आपका ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू 0 आपको दिखता है, तो उस टाइम पे आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? उस टाइम पे आपका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट 2n प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर आएगा आपका पाई बाय 2, वेयर यूर n बिलोंग्स टू अगेन व्हाट? इंटीजर मतलब z में।
ओके क्लियर, सिंपल है। नाउ देखिएगा अभी हमारा लास्ट क्या बाकी है अभी यहाँ पे, लास्ट इज व्हाट, थर्ड इज योर tan थीटा अगर जीरो हुआ तो उसके लिए फिर जनरल सोल्यूशन क्या होगा, उसके लिए आपका जनरल सोल्यूशन वही होगा जो साइन के लिए, मतलब थीटा इक्वल्स टू एन पाई। इट मीन्स यूर एन बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल जेड मतलब इंटीजर्स में। सिंपल, मतलब आपके पास क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज वी फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब दिया गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर जीरो के इक्वल है ना, मतलब दिया गया इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में अगर आपको दिखता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो उसे कैसे सॉल्व करें। तो आपको देखना है जब भी आपको किसी भी एग्जाम्पल में, जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी एग्जाम्पल में साइन के साथ जो एंगल है, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, वहाँ पे शायद क्या होगा, कुछ भी होगा, x/2 होगा, x होगा, π/2 होगा, कुछ भी हो सकता है ना, पर उसकी वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो आएगी, यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए। अगर हुआ इस तरह का क्वेश्चन तो उसके लिए आपका सोल्यूशन क्या आएगा, n पाई आएगा, है ना। और अगर कॉस के लिए अगर जीरो है तो क्या आएगा, 2n+1 π/2 आएगा। और अगर टैन के लिए तो क्या आएगा, अगेन n पाई आएगा। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर दे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल किस तरह से लेंगे, फर्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर साइन, है ना, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर साइन 3x/2 इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा, है ना। अब आप लोग चेक कर लो, है ना, साइन के साथ एंगल कौन सा है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है, एंगल है, कौन सा, 3x/2, वो इक्वल टू किसके है, जीरो के। तो आपको मैंने अभी बोला कि अगर आपका दिया होगा कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जीरो के इक्वल है तो आपको ये टेबल यूज करना पड़ेगा, ये वाला टेबल, है ना। तो आपको पता है अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो आपका सोल्यूशन क्या आता है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई आता है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसका आंसर लिखने के लिए क्या लिख लो, गिवन लिख लो। गिवन क्या आपके पास कि साइन 3x/2 इक्वल्स टू अगर जीरो है तो हमें ये पता है, व्हाट इज इट, वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट, क्या पता है हमें कि साइन थीटा अगर जीरो के इक्वल है, दैट इम्प्लाइज हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एन पाई होता है। देखिए इस टेबल में दिख रहा है क्या आपको कि अगर साइन थीटा जीरो के इक्वल है तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलता है, आपका सॉल्यूशन होता है एन पाई, होता है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा मतलब साइन 3x/2 है, थीटा के जगह पे 3x/2 है ना, सिंपल। और उसका आंसर कितना आ रहा, सॉरी इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा, जीरो। तो ऑब्वियसली आपका साइन थीटा अगर जीरो है तो इम्प्लाइज वो किस में होगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई में होगा, है ना। पर यहाँ पे थीटा नहीं है, क्या है यहाँ पे आपके पास 3x/2 है, तो क्या होगा, दिस गिव्स अस 3x/2 इक्वल्स टू एन पाई होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आपको, अगर नहीं समझ में आता तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है कि सर मुझे समझ में नहीं आया करके। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी आपको साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो देखे तो आपको सॉल्यूशन क्या होता है, एन पाई होता है। पर जब यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, साइन ऑफ 3x/2 है, तो ये 3x/2 क्या बन गया, पूरा का पूरा एंगल बन गया। पर हमें ये पता है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो है तो आपका सोल्यूशन थीटा इक्वल्स टू एन पाई आता है ना। पर यहाँ पे थीटा नहीं है तो क्या है, 3x/2 है, तो ऑब्वियसली थीटा के जगह पे क्या आएगा, 3x/2 आएगा, जिसका सोल्यूशन कितना होगा, एन पाई होगा। इसको सॉल्व कर लो। पर हमें इसमें क्या निकालना है, आपको x ही निकालना है। क्या निकालना है, x मतलब एंगल है ना, अभी यहाँ पे x को निकालना है। तो इस 2 को भेज दो एन पाई के पास, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई होगा। और ये 3 किस में जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, मतलब 2n पाई/3 होगा। समझ में आया। तो इस तरह से आपका बन गया जनरल सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, या फिर टैन थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है ना। यहाँ पे आपको पता था कि साइन के लिए सॉल्यूशन क्या होता है, एन पाई होता है फॉर एंगल थीटा के लिए, है ना, थीटा इक्वल्स टू एन पाई होगा। देन फॉर एंगल 3x/2 के लिए क्या होगा, 3x/2 इक्वल्स टू एन पाई होगा, बराबर। पर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे दिया हुआ ये वेरिएबल क्या होता है, एंगल होता है ना। तो आपको x को निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करना है ना, तो x को निकालने के लिए जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, कौन सा, 3/2, उसे हमने सेंड किया राइट साइड में, तो किस में गया, 2/3 में। तो हमें क्या मिला, 2n/3 इज द योर लास्ट जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, इतना सिंपल क्वेश्चन था। होप सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड कौन सा करेंगे कि अगर आपके पास cos 2x इक्वल्स टू जीरो है ना। अब यहाँ पे देखो cos का एंगल क्या होगा, 2x होगा। तब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन निकालना मतलब उस एंगल को सॉल्व करना होता है। समझ में आ रहा कि नहीं। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते गिवन, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन को लिख लो cos 2x इक्वल्स टू क्या है 0 है। पर हमें पता है वी नो दैट, क्या पता है कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0 होता है दैट इम्प्लाइज हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, देख लो एक बार टेबल में, अगर cos थीटा 0 के इक्वल है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n+1 π/2। ध्यान में रखो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n+1 इंटू वॉट π/2 है ना। पर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या एंगल थीटा है, क्या क्या क्वेश्चन में एंगल थीटा दिया है क्या, नहीं, तो एंगल क्या है आपका 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x है ना, 2x इक्वल्स टू 2n+1 π/2। पर आपको मैंने अभी बोला कि आपको 2x को सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ x निकालना है, तो 2 को भेज दो इस साइड में, तो क्या होगा, दिस गिव्स अस, क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय, अगर ये 2 जाएगा इस साइड में तो किस में जाएगा, डिवाइड में, देन 2 इंटू 2 कितना होगा 4, मतलब 2n+1 इंटू π/4 इज द यूर सोल्यूशन फॉर, सॉरी इज द यूर जनरल सोल्यूशन फॉर cos 2x इक्वल्स टू 0 के लिए। क्लियर, इतना सिंपल पोर्शन था, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, और जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया होगा अगर 0 होगा उसके लिए आपको ये टेबल यूज करना है। समझ में आया। अब हम कल पढ़ेंगे कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों अगर आपस में इक्वल है ना, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि दिए हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपस में इक्वल है इस तरह से, अगर साइन थीटा भी होगा और यहाँ पे साइन अल्फा भी होगा, मतलब दोनों फंक्शन तो सेम है, साइन साइन, पर सॉरी एक मिनट रुको, दोनों फंक्शन तो सेम है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मुझे अल्फा लिखना था है ना, दोनों फंक्शन तो सेम है, यहाँ पे आप लोग देखिए दोनों फंक्शन तो सेम है, मतलब साइन साइन, पर दोनों के एंगल डिफरेंट है, कौन से, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे अल्फा है। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले कि दो फंक्शन सेम होते हैं पर दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा, कल मैं वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए आपके लिए, ठीक है। आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, पर फिलहाल के लिए आप लोग ये आज कर लो, ठीक है। फिर हम कल पढ़ेंगे वो वाला पार्ट, मतलब अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो क्या होगा, उसी के साथ हम कल पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की सिस्टम और साथ ही में पोलर कोऑर्डिनेट की सिस्टम। ओके, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू सब लोग वीडियो देखो, मैं आपको नोट सेंड करूंगा इस पार्ट के ऊपर, आपको वो लिखना है, समझना है, और साथ में वीडियो के नीचे क्या करना है, कमेंट भी करना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं करके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल, बाय बाय।